ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर और हमारी विरासतों और हमारी जो हेरिटेज है उसकी धड़कनों की आत्मा का शहर है ये जोधपुर। यहाँ की कला और संस्कृति और खास तौर पर हमारी राजस्थानी संस्कृति न केवल हिंदुस्तान की धरती बल्कि दुनिया के सभी देशों में बेहद लोकप्रिय है। और इसी राजस्थानी कला और संस्कृति का शिद्दत से प्रतिनिधित्व करने वाले जो कला और कलाकार हैं, वो जब हमारे शहर की इन कलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमारे उन्नत ललाट पर रोली से आलोकित होकर हमें गौरवान्वित करते हैं। अपनी उम्र की सीमाओं से परे लांघकर जो कला को जिन्होंने अपने भीतर अपने वजूद के भीतर समाहित कर रखा है और जो भारतीय लोक नृत्य कला के साथ साथ कला की नृत्य की सभी विधाओं में पारंगत हैं, उम्र की सीमाओं से परे ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ हैं जो न केवल हिंदुस्तान बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान के सभी प्रमुख मंचों पर अपनी शिद्दत की प्रतिनिधित्व के साथ कला का जो प्रदर्शन किया है वो हमारे लिए वाकई गौरव की बात है। आज हमारे राइजिंग सिटी में ऐसी ही राइजिंग स्टार हैं जो भारतीय नृत्य कला के प्रति समर्पित है और खास तौर पर हमारी राजस्थानी नृत्य को जो उन्होंने अलग अलग उसके जो मूल स्वरूप हैं, राजस्थानी लोक कला के कलात्मक स्वरूप हैं, उनका बेहतरीन प्रतिनिधित्व किया है। ऐसी फनकार आज हमारे साथ हैं राइजिंग स्टार के रूप में बिंदु व्यास। बिंदु जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल स्वागत है। बिंदु जी, सबसे पहले हम आपको बचपन की यादों में ले जाएंगे, उन स्मृतियों की तरफ जो बचपन आपका खेलों के प्रति रहा है या जो बच्चे अक्सर करते हैं वो रहा है या बचपन से ही कला के प्रति रुझान रहा है। बहुत बहुत आभार प्रमोद जी, सबसे पहले आपका जो आपने इतनी तारीफ की। मेरा जो बचपन था उसमें मुझे खेल कूद का शौक नहीं था, मुझे जो शौक था सिर्फ नृत्य का था जी। क्योंकि मुझे ये आभास हुआ जब भी मैंने ये प्रश्न पूछा आपसे। जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ मेरी जन्मभूमि है, जहाँ मैं रहती थी, वहाँ पर मुझे बचपन से यही देखने को मिला। जन्मभूमि तो आपकी सन सिटी है हमारा जोधपुर। बिल्कुल। तो जोधपुर में हमारे घर में हमको देखने में यही मिला कि किस तरह से हमारी जो संस्कृति है वो आज दूर दूर तक देशों में प्रचार होती है उसका। और इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले तो अपने बचपन में ये कैसे आपको लगा कि मैं एक नृत्यांगना बन सकती हूँ? जब मैं 8 साल की थी जी, तब मुझे बहुत शौक था कि मतलब जब दादाजी और पिताजी मेरे जब वो स्टेज पे आर्टिस्ट को तैयार करते थे, हमारे घर पे रिहर्सल होती थी, तो अच्छा, वो पर्दे के बिल्कुल जो वो पर्दे के आगे करते थे वो नृत्य में पर्दे के पीछे रह के करती थी। आगे आने की जो हिम्मत होती थी वो उस समय नहीं थी, क्योंकि उस समय बहुत यूं रहता था कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, हम कर पाएंगे कि नहीं।
तब से मुझे वो शौक था, जो वो चीज वो उनको सिखाते थे, वो मैं पर्दे के पीछे रहकर लेकिन करती एक थी। हिच जो है वो हेजिटेशन झिझक थी, वो झिझक मेरे को बहुत लंबे टाइम तक थी। उसके बाद में जब मैंने पहला मेरा नृत्य किया था कालबेलिया, वो मेरे पिताजी के साथ किया था मैंने। बिंदु जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बिंदु नाम का क्या अर्थ है? बिंदु नाम का अर्थ है, पहले तो अगर हमें जहां तक जानकारी है, बिंदु यानी एक बूंद जो होती है पानी की, उसका कोई आकार नहीं होता और गणित के हिसाब से भी बिंदु है। बिल्कुल। तो खाली सोच के नहीं रखा था नाम पेरेंट्स ने, बस बिंदु है, लेकिन आपने उस नाम को सार्थक कर दिया। तो आपको 8वीं क्लास में आपने पहला डांस किया, या डांस के क्षेत्र में आपने एंट्री की, तो आपको ये कैसे लगा कि मुझे केवल राजस्थानी करना है या और भी करने हैं? पहला आपको क्या एहसास हुआ, या आपके जो पेरेंट्स हैं, दादाश्री हैं, पिताश्री हैं, उनकी प्रेरणा से किया, या आपको भीतर से कोई पुकार रहा था कि मुझे डांस करना है? जब वो दादाजी और पिताजी जब ये करते थे जी। तो जो राजस्थानी जो धुन बजती थी जी, जो बीट जो बजती थी ना, वो बीट मतलब जब वो बजती थी ना, तो ऐसा लगता था मेरे पाँव अपने आप ही उठ जाएंगे ना। मेरे को कोई लगता था कि मैं सीखूंगी या कुछ करूंगी, ऐसा लगता था जैसे मेरे खुद के पाँव अपने आप उठने लग जाते थे। और वो वहीं से मेरे ना शौक चढ़ गया वहां से कि मुझे राजस्थानी ही करना है। तो आपने ये डांस जो नृत्य किया है या जो सीखा है, या अब तक आप उसमें इतनी पारंगत हुई हैं, तो उसमें क्या आपने कोई विधिवत शिक्षा ली, या आपका स्वयं का अभ्यास रहा, या देख क्या आधार क्या रहा? मैंने इसकी शिक्षा नहीं ली जी। जो मैंने देखा मेरे घर में, मैं वहीं से सीखती थी जी। और अपने आप ही जब वो धुन बजती थी ना, तो अपने आप ही मुझे वो स्टेप्स आते थे, उसकी मैंने कहीं शिक्षा नहीं ली। तो आपने जब अपने आप जब नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे घर में, तो परिवार का क्या रिएक्शन था? परिवार का रिएक्शन में सबसे ज्यादा जो खुश होते थे वो मेरे माताजी थे। और नाखुश कौन होते थे? वैसे नाखुश तो कोई नहीं होता था, क्योंकि सबको बहुत शौक था, स्पेशली मेरे दादी जी। उनका ये होता था कि अगर सब फैमिली मेंबर सब एक साथ इकट्ठा है तो आज तो नृत्य का प्रोग्राम होना चाहिए। हम उसका इंतजार नहीं करते थे कि आज कोई फंक्शन होगा या कुछ होगा, नहीं, चलाओ गाना और शुरू हो जाओ। तो और आपने ये तो चलो एक परिवार में और परिजनों के बीच में किया, ठीक है, आपका स्टेज परफॉर्मेंस पहला कौन सी उम्र में रहा और वो क्या था? पहला स्टेज परफॉर्मेंस था जब मैं 16 साल की थी जी। तब मैंने जयनारायण स्कूल में एक कालबेलिया नृत्य किया था। अच्छा। वो मेरा सबसे फर्स्ट परफॉर्मेंस था। कालबेलिया नृत्य तो बहुत टफ विधा है। उस समय पीछे जाना, लेग्स ओपन करना, मूवमेंट्स देना और बीट के साथ में अपने एक्सप्रेशन देना, और वो सब, और उसकी पोशाक भी थोड़ा पोशाक वो बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट टाइप की पोशाक होती है उसकी। वो उसको सांप और सपेरों की जो शैली है, बिल्कुल सांप के मूवमेंट्स, सरपेटाइल, और सपेरों की ड्रेस, बिल्कुल, और जो बीन है, तो ये सारा आपने इतना अभ्यास किया पहले ही परफॉर्मेंस में। बिल्कुल। तो उसका क्या अनुभव रहा? बहुत शानदार अनुभव था उसका, बहुत अच्छा लगा। और उस समय जो गेस्ट ऑफ ऑनर बन के आए थे, उनका ये था कि वो स्वयं अपने स्थान से उठकर स्टेज पर आकर आशीर्वाद दिया बहुत। और उस समय मेरे को ऐसा लगता था, हाँ अब तो मैं कुछ कर सकती हूँ, कि मतलब स्टेज पे जाकर परफॉर्म करना, और वो भी कालबेलिया नृत्य पर। बहुत अच्छा अनुभव था सबका। आपके परिजनों में एक हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद जोशी जी, राजस्थान उच्च न्यायालय से। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और बिंदु जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, जोधपुर से मैं आनंद जोशी। श्रीमती बिंदु जी व्यास के बारे में कुछ कहने का मौका मुझे आज मिल रहा है, तो मैं शुक्रगुजार हूं कि ऐसी जोधपुर शहर की हस्ती के बारे में मुझे बोलने का ये अवसर मिला है। मुझे याद है वो समय जब हम सभी भारतवासी अपने घरों में दुबके हुए थे। एक डर सा माहौल था, एक समय हुए थे। हमने उस समय अखबार पढ़ना छोड़ दिया था, टीवी देखनी छोड़ दी थी। एक डर था, भय था, कहीं ये तो खबर ना आ जाए कि आपके पड़ोसी की कोरोना से डेथ हो गई है, कोरोना
का जो प्रकोप था जबरदस्त ही था। उस समय सोशल मीडिया के माध्यम से बिंदु जी व्यास आती है और एक नए किरदार में एक नई चीज लेके आती है। वो लोक कला संस्कृति से जुड़े गायन जो है सिखाती है, नाचना हमें सिखाती है। तो उस समय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे, एक जीवटता उसमें थी। तो मैं बिंदु जी व्यास के लिए ये कहूंगा कि उज्जवल भविष्य हो उनका और खूब आगे बढ़े और हमारे जोधपुर शहर का नाम रोशन करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर, शुक्रिया। बिंदु जी, डांस की आपकी विधा पे, राजस्थानी नृत्य पे हम और चर्चा करेंगे, लेकिन एक ओवरऑल जो व्यक्तित्व होता है एक डांसर का, चाहे किसी भी विधा में हो, राजस्थानी में हो या किसी और में, आपकी नजर में वो व्यक्तित्व क्या होना चाहिए? केवल खूबसूरती या कला और उसके साथ साथ अभ्यास, म्यूजिक, या ये सब मिला के? डांस के लिए व्यक्तित्व होना चाहिए, आपके अंदर कला को पहचाने, आप जी, म्यूजिक को समझे, बीट पे चले, और डांस के साथ साथ में आपका कॉस्ट्यूम सबसे मायने रखता वो है। भी मायने। खूबसूरती जरूरी नहीं होती है जी। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने भावों को उस डांस के साथ में कैसे प्रकट करते हैं, कैसे समझाते हैं उसको। कई बार ऐसा होता है ना कि डांस बीट पे चल रहा होता है लेकिन फेस पे एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, और फेस पे एक्सप्रेशन नहीं होना मतलब वो गाना आपके अंदर भीतर गया ही नहीं है। गाने के अंदर इतना रम जाना कि जब पब्लिक आपको देखे नृत्य करते हुए तो फेस के एक्सप्रेशन है, उनकी नजरें वहां से हटे ही नहीं। मतलब उसके बाद में उसको कोई नहीं दिखेगा आपने क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कोई नहीं ध्यान देगा, लेकिन फेस के एक्सप्रेशन, आई के एक्सप्रेशन, हाथों के मूवमेंट्स इस तरह से दो आप कि पब्लिक वहीं पे स्टॉप हो जाए। आपने राजस्थानी लोक नृत्य को चुना, तो राजस्थानी लोक नृत्य के अलावा कभी कभी आपके दिमाग में और भी नृत्य विधाएं आती होंगी, लेकिन राजस्थानी नृत्य का आधार क्या रहा आपका? क्योंकि राजस्थानी नृत्य इतना गहरा समुंदर है जिसमें बहुत तरह तरह के नृत्य हैं, तो आपका क्या जो डांस की फॉर्म्स है चयन की, वो क्या है? राजस्थानी नृत्य जब मैंने स्टेज पे पहली बार किया था जी। और उसके बाद में धीरे धीरे जब मैंने कंपटीशन देने शुरू किए जी। तब मुझे ये लगता था कि राजस्थानी नृत्य के अंदर भी बहुत सी ऐसी कलाएं हैं जो मुझे सीखनी चाहिए। जी। तो सर पे घड़ा रख कर करना, 7 घड़ों का, 11 घड़ों का भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी वाला भी नृत्य होता है, उसमें 13 ताली का भी नृत्य होता अच्छा, है। वो सब आपने सीखे? वो मैंने सब सीखे थे। कैसे है ना परात के ऊपर खड़े होकर नृत्य करना और अपने को बैलेंस बनाकर किस तरह से उसके साथ में आपको अपने एक्सप्रेशन देने, तो बहुत कुछ इसमें होता है जो मैंने उस चीज को बहुत सीखा इसमें। हर नृत्य में अपनी अपनी एक अलग डिमांड होती है। जैसे भवाई नृत्य है तो भवाई नृत्य एक तरह से रोमांचक है, और करने वाला जो है वो एक तरह से उसका जो साधना है उसको बहुत अभ्यास करना पड़ता है। 13 ताली है, उसका फॉर्म अलग है बिल्कुल, और इसके अलावा भी जो इस तरह के डांस है कालबेलिया वगैरह, तो इन सब नृत्यों की बीइंग ए नृत्यांगना, आप इन सब की काया में कैसे उतरती हैं कि आज आपको मान लीजिए भवाई करना है, तो आपको क्या ये सभी नृत्यों का अभ्यास रोज करना पड़ता है या क्या आपका आधार क्या रहता है? अभ्यास तो जितना आप करेंगे उतना निखर कर नृत्य आएगा। नहीं, मैं पर्टिकुलर नृत्य की बात कर रहा हूँ, जैसे केवल आपको भवाई करना है। हाँ, तो अगर भवाई करना है तो उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि भवाई नृत्य इतना नृत्य है जो अपने आप में नहीं कर सकते आप। क्या आप जैसे आपको आज ही परफॉर्मेंस देनी है और आज बोलेगा आपको ये नृत्य करना है, आप नहीं कर पाते। आप रेगुलर अपना एक नियम बना लो, मुझे इस पे प्रैक्टिस करनी है, तो मतलब नेम बिल्कुल, तो आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे। बिंदु जी, हमने देखा है कि अक्सर जो राजस्थानी नृत्य है उनका, राजस्थानी हालांकि हमारा साहित्य बहुत समृद्ध है, राजस्थानी संगीत भी बहुत समृद्ध है, राजस्थानी नृत्य समृद्ध है, लेकिन उसका वो जो एक बाहर अभिव्यक्ति आनी चाहिए वो उसमें थोड़ी कमी है। चलिए कालबेलिया या इस तरह के जो कलाकार हैं उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे किया है,
लेकिन उसका कारण क्या है कि उसकी लोकप्रियता जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है हमें राजस्थानी नृत्य? ये बात तो आपकी भी सही है सर कि राजस्थानी नृत्य को आज लोग इतनी मान्यता नहीं देते। यहाँ तो सिर्फ शादी ब्याह में आकर लोक नृत्य या फिर बड़ा कोई प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पर भवई नृत्य, तेरह ताली का नृत्य, ये ज्यादा मायने होता है, जिससे क्या होता है लोगों का आकर्षण बना रहे कि हाँ भाई स्टेज पूरा कवर हो रहा है और लोगों का आकर्षण है। लेकिन राजस्थानी नृत्य के अंदर मैं ये चाहती हूँ कि आज की जो जनरेशन है जी जी, जैसे मेरा जो एम था राजस्थानी नृत्य का, आपने काफी मेरी बात के उस आप ट्रैक पे आ रही हैं जो जैसे मेरा ये एम था कि मैं राजस्थानी नृत्य करूं और मुझे देखकर आज की जनरेशन ये डिमांड करे कि मुझे ऐसा नृत्य करना है, तो वो मेरी जीत थी। सब्जेक्ट में कभी कभी होता है कि जैसे एक ट्रेंड बन गया है, बिल्कुल है ना, ये सारे जो फॉर्म्स हैं वो बहुत ही रिच हैं, बहुत ही अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से भी बड़े हैं, लेकिन हमने उनको एक ट्रेंड बना दिया, टाइप्ड बना दिया, मेरे कहने का मतलब। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि केवल जैसे हम भक्ति राजस्थानी लोक गीतों तक सिमट गए या जैसे जो त्योहारों तक सिमट गए या बहुत ज्यादा हो तो हमारे जो कुरीतियां हैं उनको टारगेट करता हुआ भी नृत्य होता है। लेकिन राजस्थानी नृत्य क्या इन सब से अलग नहीं हो सकता? जैसे हमारे दूसरे फॉर्म्स हैं, जैसे आज का कॉन्टेम्प्रेरी है। बिल्कुल, अगर राजस्थानी नृत्य को आज के जो युवा पीढ़ी है जी, इनके जो भी घर के जो मेंबर्स होते हैं, अगर वो अपने बच्चों को सिखाए कि नहीं आपको क्लासिकल के साथ साथ में ये फॉर्म भी करना है, तो अगर एक व्यक्ति के अंदर, एक औरत के अंदर कहते हैं कि सारी कलाएं विद्यमान होती है, आज की औरत हर तरह का कार्य कर सकती है, तो डांस के अंदर भी आप अपने बच्चों को सब तरह की कलाएं सिखाइए। जैसे मैंने राजस्थानी किया तो राजस्थानी के साथ में बॉलीवुड अगर कहें तो हम वो भी कर सकते हैं, सेमी क्लासिकल कहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा कंपटीशन फाइट करता है और अगर कल को आपके कंपटीशन में आपके बच्चे को डिमांड की जाए कि आज हम ये गाना चलाएंगे तो आपको इसके ऊपर परफॉर्म करना है, और जब वो नहीं आए तो इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को राजस्थानी अपनी संस्कृति है तो वो तो बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए, उसके साथ साथ में आप अपनी जो इच्छा होती है वो नृत्य आप करें। लेकिन जैसे कि दूसरी विधाएं हैं, अगर मैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात करूं, कथक है या भरतनाट्यम है, उसमें जो पारंपरिक रूप से चला आ रहा था, जैसे कृष्ण राधा, है ना, शिव तांडव वगैरह, या ज्यादा से ज्यादा देवी, लेकिन उसके बाद आज के दौर का जो आज की हमारी समस्या है समाज में, वो उन नृत्यों में उन्होंने एडॉप्ट की है ना, आज का जो दौर है वो भी किया है, लेकिन राजस्थानी नृत्य इससे बहुत दूर है, वो कर नहीं पा रहे हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो परंपरा से चला आ रहा है। तो इस पे आपका क्या विचार है? सर यही सोच है कि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक हम हमारी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसी के बारे में एक बार ऐसी कोई बात चली थी जिसमें ये बोला गया था कि नहीं ये होना चाहिए, तो अब हमने बोला था राजस्थानी क्यों नहीं होना चाहिए। राजस्थानी नृत्य में आज घूमर और कालबेलिया को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, तो जब वो लोग उस समय इस नृत्य को करते थे तब उस समय वो लोगों में जो इतनी शक्ति थी कि आज उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक उसको लेके गए। तो आज की ये जनरेशन क्यों नहीं करना चाहिए? हम उसी सांप की जो लकीर है उसको डंडे से पीटते हैं। हमें कुछ अपना भी देना चाहिए। जब तक हम अपने आप नहीं करेंगे तब तक हम हमारी संस्कृति, जैसे आप देखिए कि अभी कथक में सूफी भी शुमार हो गया और उसमें जो है वो इतनी विविधताएं आ गई हैं। मेरा मतलब राजस्थानी नृत्य की आलोचना से नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि राजस्थानी नृत्य में विविधता है, उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? सर उसके लिए ये तैयारी होनी चाहिए, जगह जगह राजस्थानी डांस के लिए अकेडमी खोलनी चाहिए और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को डांस सिखाने के लिए भेजना चाहिए। मेरी इच्छा है कि मैंने अपनी खुद की एक अकेडमी खोलूं जहां पर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ होगा कि यहाँ पर राजस्थानी नृत्य सिखाया जाता। वाह, बस ये अगर करे तो आज राजस्थानी नृत्य को भी अपनी जगह आराम से मिल जाएगी। तो आपके जो जज्बा है आपके भीतर, इस तरह से एक समर्पण का कला के प्रति,
तो उसके लिए हमने किसी को कॉल किया है जो आपकी इस कला के बहुत नज़दीक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप पुरोहित साहब हैं, ये डायरेक्टर डीजी किड्स हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और बिंदु जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? यह कहते हुए मुझे बहुत ही हर्ष होता है, बहुत ही खुशी होती है कि बिंदु व्यास हमारे डीजी किड्स स्कूल का अभिन्न अंग है। पिछले 8 सालों से वो हमारे स्कूल में कार्यरत है। बहुत ही अच्छी टीचर होने के साथ साथ एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है। वो बहुत ही अच्छी नृत्यांगना है, बहुत ही अच्छी सिंगर है। हमारे स्कूल के तमाम कार्यक्रम, तमाम एनुअल फंक्शन बिंदु मैडम ने ही ऑर्गेनाइज किए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। मैं उनके अच्छे भविष्य के लिए हमेशा कामना करता हूँ। बहुत अच्छी तरक्की करें आप। थैंक यू प्रदीप जी। बिंदु जी, राजस्थानी नृत्य की जो आजकल आधुनिकता के नाम पे जो चल रहा है, स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टेज पे भी कभी कभी वो दिखाई देता है। तो अक्सर आप देखेंगे कि जो राजस्थानी एल्बम है, उनके गीतों में, उनके प्रेजेंटेशन में वल्गैरिटी ज्यादा आ गई है, अश्लीलता का ज्यादा पुट दिखाई देता है। तो इसे हम अपने सोसाइटी के साथ राजस्थानी नृत्य को कैसे जोड़ पाएंगे, ये तो प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल। आपका क्या सोच है इस बारे में? आजकल जब जो ये वीडियोस आते हैं जी। इसमें इन लोगों ने राजस्थानी संस्कृति को अपनाया, लेकिन अपनाने के साथ साथ उन्होंने उसमें अपना बिजनेस बना लिया। लाइक, व्यूज, इसके साथ में अगर हम करेंगे उसके लिए इतनी, मतलब देखने को कभी कभी ऐसा होता है वीडियो देखने का ही मन नहीं होता है कि मतलब इस तरह से। लेकिन मेरी तो सबसे यही अनुरोध है कि जब राजस्थानी नृत्य की बात आ जाती है तो उसमें आप इस तरह से कुछ भी ना डालें। मर्यादित नृत्य है ये। वैसे यूं कहा जाता है कि राजस्थानी नृत्य में यूं नृत्य की 32 मुद्राएं होती है, लेकिन राजस्थानी नृत्य की जो खूबी होती है वो ये है कि राजस्थानी नृत्य में जो 32 मुद्राएं होती है, वो 32 मुद्राओं को राजस्थानी नृत्य में हम अपनी मुट्ठी में बंद कर घूमर करते हैं। क्या बात। तो उसका थोड़ा सा और खुलासा करिए, 32 मुद्राओं को कैसे उसका अभ्यास किया जा सकता है और आप उसमें क्या अपना काम कर रही हैं? जैसे राजस्थानी नृत्य में सबसे पहले आता है हाथों का एक्सप्रेशन। वाह। हाथों को हम कैसे चलाते हैं? हाथों के साथ साथ पांव चलते हैं। मर्यादित नृत्य होता है, क्योंकि जब पुराने जमाने में ये घूमर नृत्य किया जाता था, उस समय पुरुष के सामने औरतें बिना घूंघट के नहीं आती थी और नृत्य की कलाएं उसी समय भी होती थी। तब वो लोग इतना घूंघट डाल के घूमर नृत्य करते थे। जी जी बिल्कुल। और उससे हमारी संस्कृति वो हमारी जो मर्यादा होती थी। जी। उसके बाद में जब वो उनमें उनका फेस एक्सप्रेशन नहीं होता था, लेकिन हाथों के मूवमेंट्स होते थे। किस तरह से हाथों को चलाना, किस तरह से राउंड लेना, कहाँ से यूं फिंगर्स जाएगी, कैसे उन हाथों को मोड़ना, कहाँ पे ले जाना है, किस तरह से, वो सब उस समय करते थे। तो राजस्थानी नृत्य की तो यही होती है, यहाँ से ये दिया और ये मुट्ठी बंद। वाह। तो ये हो जाता है। इसमें सारी मुद्राएं समाई। बिल्कुल। और 32 मुद्राएं जैसा कि आपने जिक्र किया, जैसे वो 32 मुद्राएं जैसे जो कथक और भरतनाट्यम करते हैं उसमें उनमें सिखाई जाती है अलग अलग मुद्राएं। राजस्थानी नृत्य तो हमारा अपने आप में ही एक मुद्राओं के रूप में बिल्कुल संपूर्ण है। जैसा कि हमें ये भी पता चला है कि आप जब राजस्थानी नृत्य करती हैं तो आपका कंठ भी उतना ही सुरीला है। तो आपने म्यूजिक में भी मैंने एक साल म्यूजिक क्लास ज्वाइन की थी। मेरे गुरुजी थे श्री कमलेश जी निराला साहब जी, जिनसे मैंने साल भर म्यूजिक किया था। उसके बाद कुछ कारणवश नहीं किया। फिर उसके बाद में उसमें भी मैंने वही ट्रेडिशनल सीखे। आपने मतलब राजस्थानी ही ज्यादा सीखा? हाँ, राजस्थानी सीखा मैंने, क्योंकि जो चीज में मुझे इंटरेस्ट था जी, तो मैंने वही चीज सीखी। तो आप थोड़ा गुनगुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, एक लाइन गाती हूँ। कुवो होवे तो पिया डाक ल्यू रे, समुदर डाक्यो न जाए, समुदर डाक्यो न जाए, हो जी पिया जाई, अब घर आई जा, गोरिरा साई बाबू जी। वाह, आप तो बीइंग ए
डांसर उससे ज्यादा आपका कंठ पे भी उतना ही कमांड है। तो जब मौसीकी का नाम ही यही है कि जिसमें बल्कि नृत्य में भी सारी विधाएं आ जाती हैं, तो आपने जब मौसीकी सीखी, संगीत सीखा, तो कोई साज भी सीखा होगा साथ ही? साज नहीं सीखा मैंने। हाँ? ये एक मन में रह गया है मेरा, तो बहुत जल्द मैं वो भी सीख लूंगी। नहीं। बिंदु जी शौक है जरूर जी, पर सीखा नहीं है, पर जरूर सीखेंगे। आजकल हमारी सोसाइटी में लेडीज संगीत का भी चलन है शादियों में, वो गलत नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पारंपरिक लोकगीत थे या जो हमारी परंपराएं थी वो गीतों के माध्यम से बाहर आती थी, लेकिन उसका थोड़ा सा स्वरूप जो है आधुनिकता के नाम पर थोड़ा सा अलग हट गया है। अक्सर वही डीजे बेस्ड। आपके बारे में हमने सुना है कि आप जब लेडीज संगीत में प्रशिक्षण देती हैं या करती हैं, तो आप राजस्थानी के बहुत अलग अलग जो हमारी परंपराएं, वो कौन सी परंपराएं जिनका आप उपयोग करते हैं? राजस्थानी जैसे महिला संगीत शादी होती जी। है, अगर लड़के की शादी है जी, तो लड़के की शादी में सबसे जो मेन जो कार्य होता है, जिसमें कहते हैं हरिये बिखेरना जी, जब हम शुरुआत करते हैं, हाँ। तो उसके गीत गाए जाते हैं। वाह जी, बहुत से गीत होते हैं जिसमें सबसे पहले हम गणेश जी का आह्वान करते हैं। वाह, चालो विनायक आपा जोशी जी रे चाला, क्या बात है। ये गाते हैं। फिर बन्ने बन्नी के लिए गाते हैं गीत। बहुत से ऐसे गीत होते हैं, उसमें जो माहौल बनता है ना, उस जी। माहौल का जो अनुभव जब मैं गाती हूँ ना, तो इतनी झूम जाती हूँ उसमें कि मैं, और मेरे साथ साथ में जो उन फैमिली वाले होते हैं जहाँ मैं गाती हूँ, वो उनके साथ में पूरे उनका समर्पण बिल्कुल के साथ। पूरा, और इतना खुश होते हैं ना, उसके बाद में जो उनका मिलता है ना कि हाँ बहुत मजा आ गया। लेकिन इन चीजों का हम अभाव देख रहे हैं आजकल। आजकल मैं ये देखती हूँ वन डे मैरिज, वन डे का काम है, सुबह गणेश पूजन, शाम को बारात। आजकल वो ट्रेंड ही नहीं है। जो गीत गाए जाते थे, हम हमारे जमाने में जब देख के आते थे, हमारे दादी जी थे कि आज जनों का फंक्शन है, आज बुआ गीत गवाएगी, आज चाची गीत गवाएगी, आज वो हम खुश होते थे। आज हमारे 5 दिन हमारे घर में रौनक, बिल्कुल। आज वो परंपराएं धीरे धीरे खत्म हो गई। उसमें आज मेहंदी का फंक्शन है, उसमें भी डीजे। तो इसमें भी जो जैसे आपने मेहंदी बताया, बिल्कुल, या अलग अलग बताया, इसमें भी ऐसे हमारे लोकगीत हैं। मेहंदी के भी हैं, मेहंदी में भी आप गाओ। अगर मेहंदी का फंक्शन है, जी। नो डाउट डीजे होता है, डांस सब में होता है, हाँ। लेकिन उसके साथ में अपने जो पारंपरिक गीत होते हैं, आप जी। उनका भी प्रयोग करो। जी। मेहंदी तो वाणी मांडे मैंने अनुरंग गयो गुजरात रे, वाह, क्या बात है। मेहंदी रंग लाग्यो, ये भी गा सकते हैं आप। मेहंदी के गीत बहुत से होते हैं। बहुत गहरे उतर के आपने ये सब का अभ्यास किया है। तो इसी बात पे हमारे साथ तो जुड़ गई हैं शीतल जी हैं बेंगलोर से, जो जिन्होंने नृत्य की भी शिक्षा ली है और एक शिक्षक हैं बेंगलुरु से, आपके लिए कुछ कहना चाह रही हैं। शीतल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Deserves all the awards, all the praises what she gets, and she's not just a graceful dancer, but her voice is, as if I would say that like I can say in her कंठ सरस्वती विराजती हैं उनके कंठ में। तो the way she sings is so melodious. The moment I started, like I got a chance to hear a few traditional folk songs, our traditional Bana Bani, Kaman, which are all forgotten. My age people also, they don't remember, and then she sings them so beautifully, so in her mesmerizing way. When she starts singing those traditional Bana Bani, Kaman, bhajans, etc., the magical voice is such that even youngsters start getting attracted towards these rich cultural heritage. And she is such a talented person that when she start teaching also, kids also gets attracted towards her way of teaching. And I got so inspired by her way of teaching and her graceful movements of dance. I was so impressed by her, and I feel really honored. शुक्रिया शीतल जी। बिंदु जी, जो हमारा डांस का
कथक बेस्ड है, या कथक मैं बार बार कह रहा हूँ, भारतीय शास्त्रीय जो हमारी परंपरा है वही राजस्थानी में भी है। तो परंपराओं का जो एकाकार होता है राजस्थानी में, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, है ना, शादी विवाह वगैरह की, तो नृत्य में जो शास्त्रीयता आती है राजस्थानी नृत्य में भी आती है, तो वो हमारी उससे जुड़ी हुई होती है। आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि इस परंपरा, जहाँ मैं देखती हूँ, जब जैसे आपने बात की शादी ब्याह में, जी, शादी ब्याह में आप देखोगे जनरली आपको डांस के लिए राजस्थानी गाने मिलेंगे। जी, क्यों आज उसमें आप कथक भरतनाट्यम का क्यों नहीं परफॉर्मेंस देते हो? दीजिए आप, अगर आप सीख रहे हैं तो आप उसमें दीजिए। नहीं, लेकिन आपको उसमें क्या मिलेगा? सिर्फ राजस्थानी। आज मैं कहीं जाती हूँ सिखाने, वेडिंग कोरियोग्राफी में जाती हूँ, तो लेडीज बेसिक 90% लेडीज ये कहती है हमको राजस्थानी ही करना है। आज की जो यंग जनरेशन होती है उनको बॉलीवुड, वो भी बॉलीवुड चाहिए, वेस्टर्न मिक्स में चाहिएगा, लेकिन कथक और वो क्यों नहीं? अगर आप सब चीज में, उस चीज में आप सीख रहे हो, तो आप सब तरह की अपनी परफॉर्मेंस दीजिए उसमें। बिंदु जी, हमें बहुत खुशी हुई कि आप अपनी परंपराओं का केवल कोरियोग्राफ नहीं कर रही हैं, सिखा नहीं रही हैं, बल्कि अपनी परंपराओं का भी उनके अंदर पूरा एक बीजारोपण भी साथ साथ कर रही हैं। तो जब हम देखते हैं कि आजकल परंपराओं का अभाव है, उस समय आपको कैसा महसूस होता है? बहुत दुख होता है उस समय, जब जो हम सिखाना चाहते हैं वो आज नहीं सीख पाते हैं, या उन लोगों को नहीं आता है, तब हमें दुख होता है कि क्यों इसका इतना धीरे धीरे ये प्रभाव क्यों खत्म हो रहा है। तब हमने शुरू किया, तो आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी तो हमको सफलता मिलेगी। और बहुत जल्दी ये मैं करूंगी कि जब मैं अपनी एकेडमी खोलूं, तो वहां पर मैं उन सारे बच्चों को ये सब चीजें सिखाऊं जो हमारी परंपराओं का, और हमारी जो क्या है, क्या चीज होती है। आज जब बच्चे पूछे ना घूमर क्या होता है, तो जब हम करते हैं ना, और जब छोटे बच्चे आके बोलते हैं ना कि नहीं हमको तो ऐसा सीखना है, तब वो हमारी जीत होती है। तो बहुत अच्छा लगता है उस समय, जब अगर हमारी परंपराएं आगे धीरे धीरे बढ़ती रहेगी तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमने देखा है कि आजकल नृत्य के नाम पर बॉलीवुड नृत्य को बहुत तवज्जो दी जाती है, जो कि गलत नहीं है। बॉलीवुड भी हमारे भारतीय परंपराओं पे आधारित है, और लेकिन अक्सर केवल बस एक औपचारिकता के नाम पर बॉलीवुड प्रस्तुति ज्यादा हो जाती है, जबकि हमारा पूरा, तो आप भी बॉलीवुड के प्रति आप सिखाती हैं, या बॉलीवुड डांस के प्रति भी आप लोगों को ट्रेन करती हैं, उस समय आपको क्या लगता है कैसा बॉलीवुड डांस होना चाहिए प्रस्तुति में? आजकल बॉलीवुड डांस में बॉलीवुड डांस नहीं चाहिए उनको, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बॉडी के मूवमेंट्स चाहिए, किस तरह से बॉडी मूवमेंट होती है, किस तरह से, मतलब जो गाना होता है उसके विपरीत आपको देने होते हैं, लिरिक्स नहीं होती है बिल्कुल। तो थोड़ा सा यूं लगता है कि ठीक है, फिर हमको यही सीखना होता है, तो फिर हमको तो वही सिखाना पड़ेगा जैसी डिमांड होती है। लेकिन फिर भी आप रखती होंगी सामने प्रपोजल? बिल्कुल रखती हूँ मैं, ये सिखाऊं। कोई बार कभी तो ऐसा होता है, हाँ भर देता है, हाँ अच्छा लगता है। जैसे मैंने एक बार सिंगापुर में सिखाया था, जो सिंगापुर से थे, उनकी शादी थी, तो फिर मैंने उनको सिखाया, तो उन्होंने बोला नहीं आंटी हमको ट्रेडिशनल नहीं, हमको तो वैसे चाहिए। मैंने कहा आप पहले मुझे करते हुए देखिए, फिर आपको अच्छा लगे तो आप करना। तो कंडीशन ये थी उसकी, जो वेडिंग कोरियोग्राफी मैंने की थी, तो उसके संगीत में टोटली राजस्थानी नृत्य हुए थे, और उसने कपल डांस में भी वही किया था। तो वो एक उस समय जो मुझे खुशी मिली थी ना, उसका तो अनुभव अब मैं कर सकती हूँ। बहुत खुशी हुई थी, और मेरे से ज्यादा उसको खुशी जिन लड़की ने ये किया था, कि जो बोलती थी कि नहीं हमको ये नहीं सीखना है, लेकिन जब हमने करके बताया उनको, तब उनको इतना अच्छा लगा ना। क्योंकि राजस्थानी जो गीत होते हैं उनके अगर वर्ड्स आपको समझ में आ जाए, तो आपको पता चलेगा कि आप वो कहना क्या चाहते हैं, उनके भाव क्या होते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आज की जनरेशन नहीं समझ पाती है, लेकिन जब वो समझ जाते हैं, हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका ये मतलब होता है, उस भाव के साथ आप करो तो बहुत ही निखार आता है नृत्य में। आप जब अपनी डांस परफॉर्मेंस, आपको काफी अवार्ड्स भी मिले हैं, तो ये अवार्ड्स का सफर क्या रहा? अवार्ड्स का सफर सबसे पहला मेरा जब कोरोना काल था, जब जिस समय
2 से 2.5 साल का जो काल जब समय निकला, उस समय सबकी कंडीशन ऐसी थी, सब डरे हुए थे। मतलब ये लगता था कि आज सुबह उठेंगे हम तो क्या होगा, मतलब कैसे रहेगा दिन। उस समय मैंने ऑनलाइन ही नृत्य सिखाना शुरू किया। उसमें 90% जो लेडीज थी, जो दिन भर उनका ये रहता था हम क्या करेंगे, तो उस ऑनलाइन क्लासों में आते थे और नृत्य सीखते थे। उनका वो 1 से 1.5 घंटा कहाँ जाता था कुछ पता नहीं चलता था, और इतना माइंड फ्रेश हो जाता था। उसी समय जब उसमें भोपाल के अंदर एक कंपटीशन हुआ था ऑनलाइन का, उसमें मैंने फॉर्म भरा था मेरा, तो मेरी प्रोफाइल के अनुसार उन लोगों ने मेरा सिलेक्शन कर पर लिया। इतने सारे अवार्ड्स आपकी झोली में हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारे अवार्ड्स मैंने लिए हैं। तो उसमें भारत भूषण अवार्ड था जो मुझे भोपाल में दिया गया था। सरफरोश फिल्म थी, उसके अंदर अहमद खान सर थे जिनके हाथों से मुझे दिया गया था, वो भोपाल का था, जो मुझे ऑनलाइन से मिला। उसके बाद ऑनलाइन कंपटीशन इतने हुए, मैंने सब में पार्टिसिपेट किया, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, बाड़मेर, बीकानेर, सब में किया, और सब में मुझे नृत्य में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। जब कोरोना काल खत्म हुआ तब सब जगह जाकर ये अवार्ड मुझे प्राप्त हुए। चैनेश्वर सांस्कृतिक संस्था थी जहाँ पर ट्रेडिशनल गीतों को, हमारी वो एक संस्था ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थानी कल्चर के बारे में, अरुण जोशी जी, बिल्कुल अरुण कुमार जी जोशी जी, सबसे पहला मैंने मेरा जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाया था वो वहां पर गाया था। उस समय उनका प्रोग्राम था जिसमें सगे संबंधी को गीत गाए जाते हैं, उस प्रोग्राम में था, वहां पर कंपटीशन हुए, तो उनके मैंने बहुत से प्रोग्राम किए। बिल्कुल, वो संस्था भी जो आप काम कर रहे हो उस दिशा में कर रहे हैं। तो वहां पर उसके बाद मैंने खूब नृत्य में कंपटीशन में दिया, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड जो मुझे लखनऊ में मिला, और जयपुर के अंदर इंटरनेशनल वुमेन्स अचीवमेंट अवार्ड्स मिले, और अजमेर में भी मैंने परफॉर्मेंस दी, तो उसमें भी प्रथम पुरस्कार लगा। आप इतनी परफॉर्मेंस के लिए आपको आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ता है, आउट ऑफ स्टेट भी जाना पड़ता है, तो वो जब आप बाहर जाती हैं तो कैसा महसूस होता है कि इतने बड़े बड़े मंच पर और हमारी अलग संस्कृति से मिलने का भी एक अवसर मिलता है? बहुत प्राउड फील होता है। उस समय उसमें ऐसा लगता था कि कहाँ, मतलब आज से अगर मैं सोचती थी, उस समय सोचती थी आज से मैं इतने साल पहले अगर मैं सोचती हूँ मैं कैसी थी, और आज मैं जब स्टेज पे होकर ले रही हूँ अवार्ड, तब मुझे क्या लग रहा है, बहुत गर्व महसूस होता था, बहुत। यही एक परिवर्तन अंदर का। लेकिन बीइंग ए गर्ल, शुरू में तो चलो आपके परिजनों ने काफी सपोर्ट भी किया, और अब आप बाहर जा रही हैं, तो नो डाउट हमारी सोसाइटी की जो एक चारों तरफ ऐसा ही वातावरण है, वो तंज बहुत करते हैं, या पेरेंट्स को कहते हैं, या जैसे चलिए आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड या और भी जो परिजन है उनको कहते होंगे, तो उस समय आपको कैसा लगता है? सर, उस समय जब आपको कोई चीज हासिल करनी होती है, कहते हैं ना, संघर्ष के समय ही इंसान अकेला होता है, जीत के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। और जो लोग बोलते थे ना, मैं उनको अपनी पॉजिटिविटी बना लेती थी। वाह, और वो पॉजिटिविटी बनाकर मैं एक कदम अपना और बढ़ाती थी आगे। जब जीत हासिल होती थी ना, तो वही लोग शाबाशी देते थे। वाह, क्या बात। तो और दूसरा सबसे ज्यादा मेरा जो मेन सपोर्ट था, जो कहते हैं ना, अगर एक सपोर्ट आपके साथ में हो तो दुनिया क्या कहेगी, सबसे ज्यादा जो सपोर्ट था, आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, जितने अवार्ड्स लिए, सबसे ज्यादा हार्टली थैंकफुल टू माय हस्बैंड। ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ उनसे हासिल करना हो कुछ नेकलेस वगैरह? नहीं सर, उनके सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी बात है। और आज मैं जॉब भी करती हूँ, ट्रेडिशनल गीत भी गाती हूँ, प्रोग्राम्स भी करती हूँ, वेडिंग कोरियोग्राफी भी करती हूँ, ट्यूशन क्लासेस भी चलाती हूँ, उसके साथ में मेरा घर मैनेज होता है, तो आज सिर्फ और सिर्फ उनके सपोर्ट की वजह से। तो इतने सारे आप काम कर लेती हो, इनमें बहुत समय भी जाया होता है, क्योंकि 24 आवर्स ही होते हैं, और दुनिया के जितने बड़े बड़े काम लोगों ने किए हैं, चाहे बिल गेट्स हों, इतने बड़े लोग हों, 24 आवर्स उनके पास होते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या आती है, बच्चों की, रसोई की, और सबसे ज्यादा सासू माँ, कि ये तो बाहर ही बाहर रहती है, हमारा काम कब करेगी? उससे भी दो हाथ करने पड़ते होंगे। जैसे हमको पता है हमारे पास में 24 घंटे, 24 घंटे को 25 घंटे कैसे करना है, अगर ये सीखना आ जाए तो कोई समस्या नहीं होती है।
तो ये कभी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई कि कोई चाहे मेरी मदर इन लॉ है, चाहे बाहर के लोग मुझे पूछें कि आप काम पे जाते हो, कैसे होता है, क्या होता है, मेरा सब आराम से मैनेज होता है, बच्चों को भी मैनेज हो जाता है, सासू माँ का भी होता है, घर का काम भी होता है, तो आराम यानी से अब easy समझ में आ गया सबको कि ये जो कर रही हैं वो एक दिशा है। बिल्कुल, और ये करके रहेगी। हाँ। तो इसको बोलने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, नहीं, और अब वो ये भी होता आप है, अब बेहतरीन सबको काम पता कर रही है, हैं। जिसको जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो उस समय उनके पास अवेलेबल हो जाती है, उनका काम नहीं रुकता है। तो अगर आप में कुछ करने की हिम्मत है या कुछ करने का जज्बा है तो आपको जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता है। आपके इस जज्बे पे ही हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक खनकवाल साहब। ये डीआर डांस एकेडमी के फिटनेस एंड डांस कोरियोग्राफर भी है, डांस टीचर भी हैं। तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बिंदु जी के लिए यही कहना चाहूँगा कि बिंदु जी परफॉर्मेंस जब करती है तो पूरा अपना मन और तन और पूरी एनर्जी के साथ वो परफॉर्मेंस करती है। उनसे मेरे को भी एनर्जी मिलती है जब वो हम दोनों एक साथ करते हैं तो बहुत अच्छा एनर्जेटिक परफॉर्मेंस करते हैं। और वो काफ़ी साल से मेरे से जुड़ी हुई हैं, एटलीस्ट आई थिंक 5-6 साल से वो मेरे से जुड़ी हुई हैं। और वो बहुत ही अच्छे, बहुत मेहनती और बहुत ही अच्छी कलाकार हैं। मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा बिंदु जी को, ऐसे आगे बढ़ते रहें और हमारा और हमारी जुम्बा फैमिली का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सर। बिंदु जी, आपके ये सारा सफर है और ऐसा लग रहा है कि अभी हमने बातचीत शुरू की है, अभी वो जो ऐसा लगता है कि हम और पूछते जाएं और आप बोलते जाएं, आपने ऐसा माहौल बना दिया। लेकिन वो लोग जो हमारी बच्चियां हैं या आजकल मेल भी काफी आ रहे हैं डांस की तरफ, उनका रुझान बढ़ रहा है, उनके लिए कि उन्हें क्या अपना इसके अंदर पारंगतता हासिल करने के लिए क्या बेसिक आपका मैसेज क्या है? मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आपका बच्चा अगर किसी भी फॉर्म में किसी में भी आगे बढ़ना चाहे तो आप उसको फुल सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ में आप अपनी संस्कृति को भी उसे सिखाइए कि हमारी यह संस्कृति है। उस संस्कृति के साथ में आप दूसरी चीजें भी सिखा सकते हैं बच्चों को, और अपनी परंपराएं को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए वो आप अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, ताकि जिससे हमारा और हमारे देश का और हमारी संस्कृति का नाम रोशन हो। वाह बिंदु जी, आपने काफी बेहतरीन संदेश भी दिया है और इतना अनुभव लिया है। तो हम अपने 24 न्यूज चैनल के राइजिंग सिटी प्रोग्राम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं देते हैं कि आप इसी तरह तरक्की करते रहें और आपका हौसला परवरदिगार बढ़ाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।